मेरा बेटा जमीन पर लेटा दर्द के मारे रो रहा है, और कुछ लोगों ने देखा ही होगा कि मेरे रास्ते में होने के बावजूद तुमने अपनी कार नहीं रोकी, उल्टा मेरी जान लेने के इरादे से तेजी से आगे बढ़ गए। हाँ, ऐसा ही हुआ था, मैंने देखा था। ये सुनकर एक बार फिर से भीड़ में हल्ला मचने लगा। शनाया फिर से पैनिक करने लगी। पुलिस का नाम सुनकर शनाया घबरा गई थी। भले ही उसने और आहान ने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन यहाँ हर कोई सीमा बुआ जी के सपोर्ट में ही बात कर रहा था, इसलिए शनाया डरने लगी थी। तभी आहान ने जोर से कहा, हाँ प्लीज, कोई पुलिस को कॉल कर ही दो, मुझे भी एफआईआर लिखवानी है। आहान की कही ये बात सुनकर भीड़ में खड़े सभी लोग दंग रह गए। ये लड़का क्या कह रहा है? कहीं अपने पैसे के जोर पर इस बेचारी औरत को जेल की हवा खाने को तो नहीं भेजेगा? आजकल के जमाने में तो पैसे के दम पर कुछ भी किया जा सकता है। लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं रही। उस औरत की वो बात सुनने के बाद सीमा बुआ जी का चेहरा देखकर सबको तरस आने लगा। सीमा बुआ जी तो खुद हैरान थी। कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है, वरना ये लड़का इतना बेवकूफ नहीं लगता कि कुछ सोचे समझे बिना ही हवा में तीर चलाए। भीड़ में तरह तरह के अंदाज लगाना अभी भी खत्म नहीं हुआ था। सुनो लड़के, अब बात साफ साफ कहो, ये चोरी करके सीना चोरी करना सही नहीं है। तुम भी एफआईआर लिखवाना चाहते हो, इसका क्या मतलब है? मैं अपनी बात एक ही बार कहूंगा। ये मैडम जो इस बात का दावा कर रही हैं कि मैंने इन्हें मारने की कोशिश की है, झूठ कह रही हैं, और ये बात साबित करने के लिए मेरे पास सबूत है। मेरी कार में रिकॉर्डर है और ऑडियो और वीडियो के साथ सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। कार रिकॉर्डर का नाम सुनकर सीमा बुआ जी के चेहरे का रंग ही बदल गया। भीड़ में से हर कोई अब सीमा बुआ जी की तरफ शक भरी नजर से देख रहा था। मैं बेगुनाह हूं, ये बात मैं साबित कर सकता हूं, और ये मैडम मुझे और मेरी बीवी को बिना वजह परेशान कर रही हैं। ना ही सिर्फ इन्होंने मेरा वक्त बर्बाद किया, पर मेरी बदनामी करने की भी कोशिश की है। इसलिए मैं इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहता हूं। आहान ने फिर सीमा बुआ जी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए और उनसे सवाल करते हुए कहा, आपका कहना है कि मैंने आपसे 50,000 रुपए उधार लिए थे और मैं पैसे वापस लौटाए बिना फरार हो गया ना? अगर ये सच है तो पुलिस को बुला ही लेते हैं, वही पता कर लेंगे कि कौन किससे पैसे चुरा कर भागा है। वो क्या है ना कि अभी मुझे थोड़ा घर पर काम है, मैं अभी निकलती हूँ। ये कहकर सीमा बुआ जी रतन के पास गई, उसे सहारा देकर खड़ा होने में मदद की। रतन जल्दी खड़े हो जा, अब हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना मुझे डर है कि भीड़ में खड़े ये सारे लोग हमारी भी पिटाई ना लगा दें। एक बार की जिल्लत तो चल जाएगी, मगर अगर ये बात पुलिस तक पहुंच गई तो बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाएगी। उठो, जल्दी करो। अगले ही पल दोनों माँ बेटे ऐसे भागने लगे, सभी लोग अपनी नजर चुराकर अपने अपने रास्ते चले गए। आखिरकार ये सारा मामला आहान ने खत्म कर दिया था। पीछे पलटते ही आहान की नजरें शनाया से मिली। आहान ने देखा कि शनाया हैरान नजरों से आहान की तरफ देख रही थी, और वो आहान को ऐसे देख रही थी जैसे इस कॉन्फिडेंट और चार्मिंग लड़के को पहली बार देख रही थी। शनाया के ऐसे एक्सप्रेशंस को देखकर आहान मुस्कुराने लगा। उसने अपने एब्सेंट माइंडेड बीवी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कार की तरफ ले गया। शनाया को कार में बिठाने के बाद आहान भी ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गया। आहान, कार में रिकॉर्डर कैसे आ गया? वो कार में कोई रिकॉर्डर नहीं है। शनाया ने आहान की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मेरा हैंडसम हस्बैंड सॉल्व नहीं कर सकता? शनाया, आप ये क्या सोच रही हैं? क्या आपका हस्बैंड बहुत हैंडसम है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ये सोच रही थी कि मुझे तुमसे बचकर रहने की जरूरत है। क्या पता कब मुझे भी ऐसे ही कंट्रोल करने लग जाओ तो? आप उस बारे में परेशान मत होइए, मैं आपको कैसे कंट्रोल कर सकता हूं? मैं तो खुद ही आपके कंट्रोल में हूं। दूसरी तरफ भीड़ और शनाया और आहान से भागने के बाद सीमा बुआ जी और रतन एक बस स्टॉप पर आकर बैठ गए। आहान हाथापाई करने में इतना एक्सपर्ट कैसे हो गया? उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि यामिनी भाभी उसे खाना भी नहीं देती होंगी। पता नहीं माँ, मैं खुद भी इस बारे में कुछ नहीं जानता, मगर एक बात है जो मैं कह सकता हूँ, आहान ने अपनी पूरी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं किया था। ये सुनकर सीमा बुआ जी शॉक्ड हो गई। अच्छा है हमने उसे ज्यादा परेशान नहीं किया।
आगे से इस बात का ध्यान रखते हैं कि उस आहान से दूरी बनाए रखें। नहीं माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर बाहर किसी को पता चला कि मैं पिट के आया हूं तो मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर मैं उस आहान की हड्डी पसली एक कर दूंगा। तुमने सही कहा बेटा, तुम जब चाहे उसे मार सकते हो, लेकिन उससे पहले हमें आहान से पैसे कमाने हैं। माँ, ये सब कैसे होगा? हम अभी के अभी तुम्हारे शेखर मामा के घर पर चलते हैं। जितना मैं शेखर भैया को जानती हूँ, वो तो आहान से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यामिनी भाभी, वो आहान को बिल्कुल पसंद नहीं करती। हम जाकर उनसे ही आहान की शिकायत लगाएंगे। तुम जाकर अपने चोटों के निशान दिखा दोगे तो भी भाभी को यकीन हो जाएगा और हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। क्या आहान यामिनी मामी की बात मान जाएगा? इस सवाल को सुनकर सीमा बुआ जी जोर जोर से हंसने लगे। सीमा बुआ जी ऐसे क्यों हंस रही थी, ये तो रतन को नहीं पता था, लेकिन एक बात साफ थी, सीमा बुआ जी के दिमाग में कोई नई खिचड़ी पक रही थी। शहर के दूसरे कोने में आहान और शनाया मिलकर कुछ खरीदारी कर रहे थे। आहान ने सब्जी वाले से कहा, भैया थोड़ा जल्दी दे दीजिए, मेरी बीवी को घर जाकर जल्दी से खाना भी खिलाना है, उन्हें थोड़ी भूख लगी हुई है। आहान की नई कार को देखकर वहां आई हुई एक भाभी ने आहान से कहा, आहान, तुमने तो नई कार खरीद ली है, क्या हमें मिठाई नहीं दोगे? भाभी, मैं मिठाई तो लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन सब्जी वाले भैया से कहकर आपको मेरी तरफ से 2 नींबू दिला सकता हूँ। कार के पास खड़ी शनाया देख रही थी आहान इन सब लोगों के साथ कितने अच्छे से मिलजुल कर हंस रहा था। तब उसका फोन बजने लगा। शनाया ने बिना देखे कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, आहान कहाँ है? किसने किया शनाया को कॉल? क्या कोई नई मुसीबत आने वाली थी शनाया की जिंदगी में? क्या सीमा बुआ का प्लान होगा कामयाब? कैसे बचेगा आहान इस नई मुसीबत से? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।